ठीक है बेटा, सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर 8 कार्बोनाइल कंपाउंड्स नंबर 1 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के अंदर लेक्चर 2 डिस्कस करने वाला है। दिस इज़ द फाइनल लेक्चर। तो कल लेक्चर 1 हमने डिस्कस किया था, उसमें अच्छा खासा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, थोड़ा सा बाकी था, क्लास एंड हो गई थी, तो आज हम इसको कंप्लीट करें लेक्चर 2 के अंदर। तो क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिएक्शंस एल्डिहाइड्स और कीटोन के, और हमने देखा कि पहला रिएक्शन हमने उसके अंदर देखा था कि एल्डिहाइड्स और कीटोन का जो फर्स्ट रिएक्शन था वो था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने 3 तरह के रिएक्शंस किए थे। हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करके साइनोहाइड्रीन बनाया था, और जो है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन को जो है वो ऐड करके ऑक्साइन बनाया था, और हाइड्राजीन को ऐड करके हाइड्राजोन की फॉर्मेशन की थी। ये 3 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थे एल्डिहाइड्स के और कीटोन्स के। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फिर हमने रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस किए थे। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन हमने पढ़ा था कि एक रिडक्शन के एल्डिहाइड्स और कीटोन को रिड्यूस करके हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं। उसमें 2 तरह से हमने रिडक्शन की थी, एक क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाता था और एक को हमने कहा था वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो जो क्लेमेंसन रिडक्शन था उसमें तो हम लोग जो है वो जिंक और मरकरी का एमलगम यूज़ कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जबकि वुल्फ-किश्नर रिडक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग उसके अंदर सबसे पहले तो यूज़ कर रहे थे, रिएक्शन करा रहे थे हाइड्राजीन के साथ, और हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद जो हाइड्राजोन बन रहा था उसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे थे, जिससे नाइट्रोजन एलिमिनेट होकर अल्केन बन रहा था। तो ये वो चीज़ें जो हमने कल पढ़ ली थी। उसके बाद रिडक्शन मैंने बताया 2 तरह से होता है, या तो आप एल्डिहाइड्स और कीटोन को रिड्यूस करके हाइड्रोकार्बन बना लें, जो एक नई चीज़ थी जो कल मैंने आपको बताया, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। और अब वो बात करते हैं दूसरी जो आपको पता है, दैट इज रिडक्शन टू अल्कोहल, कि हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को रिड्यूस करके अल्कोहल भी बना सकते हैं। जो कि हमें पता है कि अल्कोहल्स की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। इसी का उल्टा कर दोगे अगर आप, मीन्स मिसाल के तौर पर सिंपल सी बात है ना भाई, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है कि अगर आप अल्कोहल्स अगर आप लेते हो और अल्कोहल्स की अगर आप ऑक्सीडेशन कर दो, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन आप करते हो तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है ना भाई। कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो कीटोन मिलता है। याद है कल पढ़ा था। और इसी का अगर रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा तो अल्कोहल मिल जाएगा। एल्डिहाइड की करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन की करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। वही चीज़ सामने आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो रिडक्शन टू अल्कोहल करना है, सबसे पहले हमने जैसे एल्डिहाइड की कर लेते हैं और एक कीटोन की कर लेते हैं। एल्डिहाइड में किसी भी एल्डिहाइड की कर सकते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड की भी कर सकते हैं, तो मर्जी होती है कि आपको एक ले लें। हमने यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड ले लिया है, ठीक है। आप चाहो तो R लिख कर आप जर्नल फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये समझना आपका काम है, ठीक है। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड आया, ये कॉमन में बोलेंगे एसिड एल्डिहाइड, IUPAC में बोलेंगे इथानल, इथनमानल, सही है। इसकी रिडक्शन करनी है। रिडक्शन से मुराद यहाँ पर क्या है? सेम वही चीज़ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐड करना है तो नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करते हैं हम लोग हमेशा इसके अंदर। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन है, लार्ज ब्रैकेट में जब हाइड्रोजन लिखते हैं दिस इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। न्यूली बॉन्ड हाइड्रोजन जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और नेसेंट हाइड्रोजन यूज निकलेगा, लिबरेट कौन करेगा? LiAlH4। इससे पहले भी इस्तेमाल किया इसको। दिस इज आ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है? तो एक रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप यहाँ पर NaBH4 भी यूज़ कर सकते हैं, है ना भाई। NaBH4 भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है, LiAlH4 भी होता है, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो। ये क्या करेगा? नेसेंट हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, और नेसेंट, और यहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा ये प्राइमरी अल्कोहल बना, प्राइमरी इथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, एक तरफ रेडिकल, तो प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है? अब यही काम अगर हम कर दें कीटोन के साथ, ये कीटोन दिख रहा है सबको, सिंपलेस्ट कीटोन, इसी को कॉमन में बोल सकते हैं डाइमिथाइल कीटोन, IUPAC में बोल सकते हैं प्रोपानोन, या फिर 2 प्रोपानोन, या प्रोपन-2-ओन, एक ही बात है ना भाई। अब तो नेमिंग आती हुई कम से कम, इतना तो टेस्ट में पढ़ लिया वो नोमेनक्लेचर में कि ये सब बच्चों वाले नाम आपको पता होंगे, ठीक है। तो ये प्रोपानोन हमारे पास है, और फिर से इसकी भी हमें क्या किया? इसकी भी हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लिया, LiAlH4 भी यूज़ कर सकते हैं, NaBH4, आपको जो आसान लगे आप वो यूज़ कर लो, जिसका फॉर्मूला आप आराम से याद कर सको। इससे क्या होगा? नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट होगा, और फिर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल है,
सेकेंडरी अल्कोहल, या फिर हम इसको कह सकते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। तो मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। बात समझ में आ गई? ईजी है। तो मतलब रिडक्शन 2 तरह से की जा सकती है। कभी कभार हम रिड्यूस करके अल्केन भी बना सकते हैं और रिड्यूस करके हम अल्कोहल भी बना सकते हैं। अल्केन बनाने के लिए क्लेमेंसन रिडक्शन चाहिए होता है या फिर वुल्फ किश्नर। और अगर आपको जो है वो अगर बनाना है आपको अल्कोहल, तो बस वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर लें या सोडियम बोरोन हाइड्राइड यूज़ कर लें, NaBH4। क्लियर है? कोई मसला? पढ़ी हुई चीज़ थी, कोई नई चीज़ तो नहीं है। थर्ड, उसके बाद करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन करने से हमें जो है वो यहाँ पर क्या चीज़ मिलेगी, क्या चीज़ बनेगी बाय ऑक्सीडेशन। देखो, हमें एक चीज़ ये पता है कि लाइक जब हम लेते हैं लाइक एल्डिहाइड, ठीक है, जब हम एल्डिहाइड लेंगे और एल्डिहाइड के जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, या पहले अगर हम अल्कोहल ले लेते हैं, एल्डिहाइड नहीं लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा आपने अल्कोहल कौन सा लिया, 1 डिग्री या 2 डिग्री। और इस अल्कोहल या एल्डिहाइड की फर्दर अगर आप ऑक्सीडेशन करना चाहो तो ये भी कर सकते हैं। जब आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको हमेशा क्या चीज़ मिलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सेकंड ऑक्सीडेशन, मतलब 2 टाइम ऑक्सीडेशन। एक बार अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो, एल्डिहाइड और कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और कैसे मिलेगा? बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर होगा हमारे पास दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होगी। तो सबसे पहले ये हमने ले लिया, एल्डिहाइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड की करते हैं, एसिड एल्डिहाइड ले लिया, ऑक्सीडेशन कर देना, नेसेंट ऑक्सीजन लिया, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम एक यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया, एसिडिफाइड, यही होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा? अच्छा, इसमें हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा बल्कि ऑक्सीजन यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा। याद आ रहा है रिएक्शन ये? तो ऑक्सीजन जब ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एसिडिक एसिड हमारे पास ये बन जाएगा, CH3COOH, एथेनोइक एसिड को IUPAC में कह सकते हैं। तो मतलब एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बना कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन से भी बनेगा, लेकिन कीटोन से थोड़ा सा अलग अंदाज से बनेगा। अब ये समझने के थोड़ा सा मुश्किल है। कीटोन, अच्छा कीटोन हमने ले लिया यहाँ पर, ये हमने लिया, दिस इज वेरी सिंपल एज डाइमिथाइल कीटोन या प्रोपानोन। इसको कमर्शियली कौन नाम कहा जाता है? इसको एसीटोन भी कहा जाता है, इसी को एसीटोन कहते हैं। अगरचे इसको एसीटोन कहना गलत नाम है, इसका मिसनोमर है। इसको एसीटोन कहना एक मिसनोमर है। मिसनोमर से मुराद एक ऐसा गलत नाम है जो हर ख़ास आम के ज़बान में मशहूर है। एसीटोन असल में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लाइक मैंने आपको शायद कभी बताया हो कि इसको इस्तेमाल करते हैं, एसीटोन को अक्सर जो है ना वो चप्पल के कारखाने वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। चप्पल वगैरह वाइट कलर का होता है, चप्पल के कारखाने में इस्तेमाल करते हैं। एसीटोन का काम क्या होता है? सॉल्यूशन को पतला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉल्यूशन लेता है ना, जब सॉल्यूशन खरीदते हैं तो बहुत गाढ़ा होता है, उसको पतला करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए एसीटोन मिलाया जाता है सॉल्यूशन को, ठीक है। तो अक्सर हर किसी को पता है, चप्पल के कारखाने में कारीगर इसको भी पता है, उसको पता है एसीटोन कुछ होता है, उसको फॉर्मूला नहीं पता होगा क्या होता है, जो इतना हम जानते हैं उसको उतना नहीं पता होगा, बस उसको नाम पता है एसीटोन है, इसके आगे पीछे उसको कुछ भी नहीं पता। और आपको आगे पीछे सब कुछ पता है लेकिन आपने देखा कभी नहीं है, ये एक फ़र्क होता है, ठीक है। मतलब एक जो फील्ड के अंदर बंदा होता है उसने देखा तो होता है इस चीज़ को, यूज़ भी कर रहा होता है, लेकिन उसको इन डिटेल उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और आप लोग इन डिटेल ज़मीन आसमान जानते हो उसके बारे में, लेकिन देखा रियल में कभी भी नहीं होता। ये एक फ़र्क होता है एकेडमिक्स में और एक बच्चा जो प्रोफेशनल वर्क कर रहा है उसके अंदर। और दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, कोई एक चीज़ से फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। आपको रियल में भी पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, बड़े होंगे जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर, और आपको थ्योरी भी पता होना चाहिए, दैन यू विल बिकम एन इंजीनियर, या फिर हम कह सकते हैं आप एक क्वालिफाइड पर्सन है। तो एसीटोन कहा जाए, एसीटोन कहना उसका गलत था। रीज़न क्या, एसिड का मतलब क्या होता है? 2 होता है एसिड का मतलब, लेकिन उसमें कार्बन कितना होता है? 3। तो एसीटोन उसका नाम होना ही नहीं चाहिए था। इसका नाम आपको कंफ्यूज कर सकता है थोड़ी देर के लिए। एसीटोन से मैन में 2 आता है ना भाई, लेकिन है तो 3 कार्बन इसमें। प्रोपानोन है 2 कार्बन वाला कीटोन तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, आप बना लो, कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। तो ये इसका मिसनोमर, इसका गलत नाम है। 2 का एसिड एल्डिहाइड हो सकता है, ये सही है। एसिड मतलब 2 कार्बन दिख रहा है आपको इसमें तो 3 कार्बन, ठीक है। प्रोपानोन है ये। तो एसीटोन भी लिखा होता है बुक में कहीं पर, पेपर में एसीटोन के नाम से भी आ सकता है, तो याद रखना। अब एसीटोन की हम लोग को क्या करनी है भाई? ऑक्सीडेशन करनी है। तो बच्चे करते हैं क्या है इसको गलती से,
बच्चे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को उठा के यहाँ डाल लेते हैं और एस्टर बना देते हैं, CH3 COOCH3। क्योंकि बच्चों ने कहा सर आपने H या H के साथ O मिला दिया, हम CH3 के साथ O मिला लेते हैं, तो एस्टर बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये देखो एसिडिक एसिड बना है। रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि कीटोन्स के बारे में बताया था, लेस रिएक्टिव होते हैं, कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब समझो ज़रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो देखो अब यहाँ दोनों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस मौजूद है ना भाई, ये दोनों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस मौजूद है, तो यहाँ पर इसके साथ जाकर अटैक नहीं कर सकता कार्बन के साथ, ये अटैच बॉन्ड ही बना सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस मौजूद है। तो बजाय इसके करने के क्या करता है, ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेता है इस मिथाइल ग्रुप के साथ, और हाइड्रोकार्बन मिथाइल ग्रुप जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट होता है, CO2 और H2O। तो मिथाइल ग्रुप जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट होगी, फिर उसके बाद ये जब CH3 हटेगा देन जाकर ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होकर एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेगा। तो याद रखना है कि इसमें डायरेक्टली इसके साथ जैसे यहाँ पर ऐड हुआ ना कि O के साथ H पीछे लग गया, तो CH3 के पीछे O नहीं लगा दोगे, तो एस्टर नहीं बना दोगे। चूँकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो पहले ही ऑक्सीजन मिथाइल से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, देन उसके बाद जाकर फिर अगला नेसेंट ऑक्सीजन आकर उसके साथ अटैक कर लेगा, और बाकी बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन तो लग ही जाएगा। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरा करने हाइड्रोजन लग जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। सही है बात समझ में आ गई? दैट्स वाई देखो दोनों में प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज आ रहा है। ये तो बड़ा सिंपल मासूम सा प्रोडक्ट है, इसमें थोड़ा सा मसला आ गया कि सर ये CO2 H2O क्यों निकल रहा है, तो ये इसलिए निकल रहा है, ऊपर क्यों नहीं निकल रहा था, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं थी। क्लियर है बात समझ में आ गई? बाकी बैलेंस कर लिया हमने, ऑक्सीजन लगा के फर्क नहीं पड़ता, 4 लगा दोगे बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की ही ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, इससे डायरेक्टली हो जाती है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब पहले रिएक्शन करेगा मिथाइल ग्रुप से, फिर ऑक्सीडेशन होगी। कोई मैसेज में आ गई? ये हमारे पास रिएक्शंस कंप्लीट हो गए एल्डिहाइड और कीटोन के, फिलहाल ये 3rd रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कोई मसला? आखिरी चीज़ बताऊंगा, क्लास एंड करूंगा, डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छी से पहले कि मैं आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट आपको इसका बताऊं ना, डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि 5 पॉइंट का डिफरेंस मैंने लिखा है एल्डिहाइड और कीटोन के। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन डिस्टिंग्विश टेस्ट थोड़ा सा डिटेल में, तो बाद में डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच 5 फ़र्क हैं, 5 डिफरेंसेस हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। अब वो क्या 5 फ़र्क है, वो पढ़ी हुई चीज़ है, कुछ नई बातें नहीं बताऊंगा आपको, वही बात है जो हमने पढ़ा है उसको समराइज करके मैंने लिख दिया है तो दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला अलग है और कीटोन का अलग है, सही है? पता है सबको ये बात? ये गैसेस भी होता है, लिक्विड भी होता है इसके अंदर, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो मिथानल इथानल गैस होता है, लेकिन ये सिर्फ लिक्विड्स होते हैं, बताया था कल आपको मैंने। 3rd, दे आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू लेस एसिडिक हिंड्रेंस एंड दे आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू मोर एसिडिक हिंड्रेंस। समझ में आ गया? 3rd समझा तो नहीं ना मैं इस बात को। 4th, दे कैन बी ऑक्सीडाइज। हाँ ये थोड़ा सा है, पहले 5वां पॉइंट देख लो, दे आर रिड्यूस्ड इनटू प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल। जब अल्कोहल की रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, दिख रहा है सामने, और जब कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो क्या होता है, सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्लियर है? अब आ जाओ ये 4था पॉइंट। अब चूंकि ये मोर रिएक्टिव होते हैं तो दे कैन बी ऑक्सीडाइज यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चूंकि एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो उनको एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी जो है ना वो रिड्यूस कर सकता है। अब देखो ये जो हमने यूज़ किया था ना K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये बेटा क्या है, दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमने पढ़ा भी है चैप्टर 2 में कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। ज़रूरत नहीं थी इसको, स्ट्रॉन्ग से तो कर ही लेगा, लेकिन हम इसकी जगह पर K2Cr2O4 की जगह पर H2CrO4 भी यूज़ कर सकते थे। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमिक एसिड। तो क्रोमिक एसिड क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर आप इसकी जगह पर क्रोमिक एसिड भी यूज़ कर लेते तो भी ऑक्सीडेशन हो जाती, क्योंकि मोर रिएक्टिव है ये। लेकिन जो कीटोन्स होते हैं ये सिर्फ किससे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिड्यूस होते हैं, सच एज ये हमारे पोटेशियम डाइक्रोमेट लगाते हैं ना, सॉरी, सच एज K2Cr2O7 जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन ये कीटोन है ना, इसमें आप H2CrO4 यूज़ करके इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। अगर आपको एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, माइल्ड से नहीं कर सकते, H2CrO4 क्रोमिक एसिड से नहीं कर सकते। तो डिफरेंस हुआ एक तरह का ये, और रीज़न वही है इसके लेस रिएक्टिविटी। ठीक है,
तो मसला सारे पॉइंट समझ में आ गए, 5 के 5 ईजी पॉइंट्स हैं, याद हो गया, ठीक है फ़ौरन से। अब आते हैं आखिरी पॉइंट जिसमें आप लोग हमेशा गलती करते हो, डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। इससे पहले हमने कई एक डिस्टिंग्विश टेस्ट को पढ़ा है, चैप्टर 5 के अंदर भी पढ़ा है ना भाई, याद आ रहा है? अल्केन अल्कीन के बीच में डिस्टिंग्विश टेस्ट कैसे किया जाएगा, अल्कीन अल्काइन के बीच डिस्टिंग्विश टेस्ट किया जाएगा, अल्काइन के अंदर रहते हुए टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइन के बीच डिस्टिंग्विश टेस्ट कैसे किया जाएगा, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में फ़र्क कैसे किया जाएगा, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, मैंने आपको एक साथ अलग अलग करके दिया, वो जब देता हूँ तो उसको गलती करते हो आप लोग, फिर जब टेस्ट हो जाए तो उसके बाद पता लगता है अच्छा ऐसे होगा। तो ये तो फ़ायदा नहीं है ना ऐसे करके, पहले से पता होना चाहिए, टेस्ट से पहले, टेस्ट के बाद तो पता लग ही जाएगा ये सही इसका आंसर है। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट अब देखें एल्डिहाइड और कीटोन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट है कि डिस्टिंग्विश टेस्ट किसे कहा जाता है, कि किस तरह से फ़र्क करेंगे। 2 टेस्ट ट्यूब आपको दिया जाए, एक में एल्डिहाइड और एक में कीटोन हो, तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा किस में एल्डिहाइड किस में कीटोन है? तो उसके लिए डिस्टिंग्विश टेस्ट करना पड़ेगा एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। मान लेते हैं बेटा हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया है, 2 टेस्ट ट्यूब हमने ले लिया है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एल्डिहाइड यूज़ कर लिया है और एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर दिया, कीटोन डाल दिया है कोई। अब एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमें पता है कि ज़्यादा होती है और कीटोन्स की रिएक्टिविटी कम होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस बता दिया मैंने आपको। अब 2 टेस्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी मर्जी आप टेस्ट कर लें। एक हमारे कहलाता है सिल्वर मिरर टेस्ट और एक कहलाता है फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये 2 टेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट बताता हूँ, बी वाला, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट, अब इसमें ये 2 टेस्ट ट्यूब मैंने और ले लिए, इसमें मैं फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट कर देता हूँ। ये एल्डिहाइड है, अब ये जब लैब में खड़े होकर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा, जो मैं भी जस्ट वर्बली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक में एल्डिहाइड डाल देते हैं, एक में कीटोन डाल देते हैं। तो जैसे इसमें अंदर मैंने एल्डिहाइड डाल दिया, कोई ये एल्डिहाइड डल गया इसके अंदर और ये इसके अंदर कीटोन डल गया, दोनों कलरलेस होंगे ना, कलरलेस लिक्विड्स हैं। तो इसमें दोनों में मैंने जो है वो एक में एल्डिहाइड डाल दी कलरलेस लिक्विड, मतलब प्रोपानल डाल देते हैं जो लिक्विड स्टेट में होता है, मिथानल इथानल तो चलो वो है, कोई भी डाल सकते हैं, मतलब मर्जी। एल्डिहाइड डाल दिया और कीटोन डाल दिया, ठीक है। अब फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट किसे कहता है? फैलिंग साइंटिस्ट का नाम था, फैलिंग, उसी के नाम पर फैलिंग सोल्यूशन एक कहलाता है। फैलिंग सोल्यूशन जो लैब में रखा होता है ना, इसके 2 बॉटल्स होते हैं, 2 बॉटल इसके अंदर होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है, एक को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड फैलिंग ए, एक पे लिखा होता है फैलिंग ए और एक पे लिखा होता है फैलिंग बी। जब आप लैब में करोगे तो फैलिंग ए फैलिंग बी दोनों अलग अलग आपको मिलेगा, ठीक है। तो फैलिंग ए और फैलिंग बी, फैलिंग ए क्या होता है, वो ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन होता है, दैट्स क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। तो वो ये होता है, दिस इज CuOH ट्वाइस। अब आपको पता है ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड हुआ ना, ये हमारे पास क्यूप्रिक होगा चूँकि यहाँ पर कॉपर +2 चार्ज पर लगा हुआ है और क्यूप्रिक का इसका जो कलर हमारे पास होता है वो ब्लू होता है। तो ओवरऑल जो फैलिंग ए का कलर हमारे पास होगा वो कैसा होगा भाई, ब्लू होगा, नीले रंग का होगा, ये सॉल्यूशन बना होगा इसका, इसको फैलिंग सॉल्यूशन ए का नाम दिया जाता है। ये ब्लू कलर का होता है, बोतल में रखा होता है। इसी तरह से फैलिंग भी हमारे पास ये वाइट NaOH है सॉल्यूशन इसका, तो कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, ट्रांसपेरेंट। ये फैलिंग भी हमारे पास कहलाता है। तो अब क्या कर, अब ये फैलिंग, और ये हमारा एल्डिहाइड है और ये हमारा कीटोन है ना भाई, एल्डिहाइड है कीटोन है। एक में हमने एल्डिहाइड डाल दिया, एक में हमने कीटोन डाल दिया। अब दोनों में क्या करना है, इसमें फैलिंग सॉल्यूशन डालते हैं, इसमें भी फैलिंग सॉल्यूशन डालें, इसमें भी फैलिंग सॉल्यूशन डालें। फैलिंग सॉल्यूशन मतलब फैलिंग है, फैलिंग भी मिक्स करके डालें। और उसके बाद क्या करें बेटा, इस दोनों को जो है वो नीचे से यहाँ से हम क्या कर दें भाई, हीट कर दें, हीट करेंगे। तो हीट के सिंबल बनाया हुआ है। अब होगा क्या, जो हमारा एल्डिहाइड होगा बेटा, एल्डिहाइड हमारे इसका पॉजिटिव टेस्ट देगा और कीटोन हमारे इसका नेगेटिव टेस्ट देगा। नेगेटिव टेस्ट का मतलब क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, और पॉजिटिव टेस्ट का मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा ही है। तो पॉजिटिव टेस्ट जब हम कहते हैं मतलब कोई ऑब्जर्वेशन हो रही है, कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, और नेगेटिव टेस्ट जब ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही है। अब हमने जैसे कि किया था अल्केन्स और अल्कीन्स के टेस्ट जब हम करते थे, तो उसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम कर सकते हैं या आपके एमोनोफोर टेस्ट हम कर सकते हैं। तो अल्केन्स जो इसका हमेशा नेगेटिव टेस्ट देता था। अल्केन जो आपको पता है कभी भी ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं कर सकता, पोटेशियम पर मैग्नेट का पर्पल कलर डिकलराइज नहीं कर सकता। अल्कीन कर लेता तो अल्कीन का पॉजिटिव टेस्ट होता है इसके अंदर। इसी तरह से अल्कीन और अल्काइन का टेस्ट करते थे तो सिल्वर नाइट्रेट या का टेस्ट क्या करते थे, वाइट सॉलिड बनता था। तो इथाइन जो अल्काइन होते थे इसका पॉजिटिव टेस्ट देते थे और अल्कीन इसका नेगेटिव टेस्ट दिया करता था। तो जहाँ पर रिएक्शन होकर ऑब्जर्वेशन में आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जा रही है वो पॉजिटिव टेस्ट है, और जहाँ कुछ नहीं मिल रहा वो आपको नेगेटिव टेस्ट है। ऐसे ही ना भाई। तो यहाँ पर इस दोनों टेस्ट के अंदर एल्डिहाइड हमारा पॉजिटिव टेस्ट देगा, रिएक्शन कर लेगा बिकॉज ऑफ मोर रिएक्टिविटी।
जबकि कीटोन जो है वो हमारे पास रिएक्शन नहीं करेगा बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी, तो नेगेटिव टेस्ट आएगा, अभी देख लेंगे सामने जब रिएक्शन करूँगा। तो ये हमने लिया यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और इसका रिएक्शन फैलिंग बी से करा दिया। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, एक आसान सी बात, कॉपर की वैलेंसी +2 है। अब कॉपर +2 से +1 आ सकता है ना भाई, +2 से +1 हो सकता है ये। अब +2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती वैलेंसी, है +2 होती है +1, तो अपनी वैलेंसी को ये कम कर सकता है खुद, मतलब रिड्यूस हो सकता है। अगर ये खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा ये। तो देखो सबसे पहले ये कॉपर +2 रिड्यूस होकर यहाँ पर हमारे पास Cu2O बन जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये +1 और ये -2 चार्ज है, क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया, ये क्यूपरिक से क्यूप्रस हो गया, ये क्यूप्रस ऑक्साइड होता है, ये रेड कलर का होता है। तो जैसे ही आप फैलिंग सोल्यूशन डालेंगे इसके अंदर, तो फैलिंग सोल्यूशन दोनों के अंदर डालेंगे तो दोनों का कलर क्या हो जाएगा, पहले तो फैलिंग सोल्यूशन डालने पर दोनों का कलर ब्लू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही एल्डिहाइड को आप हीट करेंगे फैलिंग सोल्यूशन डालने के बाद, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसका कलर चेंज होगा, कैसा हो जाता है लैब में, रेड हो जाता है। रेड क्यों हो जा रहा है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड कैसे बन रहा है, अपने रिडक्शन से, कॉपर +2 से कॉपर +1 हो जा रहा है। अब चलो ये तो हो गया, बाकी चीज़ें कैसे बन रही हैं सर, अब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और आपको पता है कि जब भी हमारा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो जब ये फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, HCOOH। अब वो फॉर्मिक एसिड बन गया, माइंड में रखो, फॉर्मिक एसिड बन गया ऑक्सीडाइज होकर। अब ये फॉर्मिक एसिड क्या करेगा, NaOH से रिएक्शन कर लेगा। फॉर्मिक एसिड एसिड है, एसिड और बेस साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। वाटर ये रहा और सॉल्ट ये बना, सोडियम फॉर्मेट, चूँकि H निकल के Na आ जाएगा उसकी जगह पर। उसको हम चाहे तो अलग से रिएक्शन करके शो कर सकते हैं, इसमें ऐसा मसला नहीं है। जैसे कि ये फॉर्मिक एसिड बना ना भाई, ये फॉर्मिक एसिड बन गया तो ऑक्सीडाइज होकर रिएक्शन किससे किया जाकर, फिर ये आपका NaOH से किया, प्लस माइनस वाला माइनस से जुड़ा, माइनस वाला प्लस से जुड़ा, तो बना HCOONA, सोडियम फॉर्मेट प्लस H2O। तो ये रहा सोडियम फॉर्मेट और ये रहा वाटर। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में आपके पास आ गया, दिस इज, ये हमारे पास सोडियम हो गया और फॉर्मेट आइन लगाया ना, तो दिस इज सोडियम फॉर्मेट। तो यहाँ पर एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, कि जब भी हम फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन फैलिंग बी से कराते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड रिड्यूस होकर क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो रेड प्रेसिपिटेट आग की सूरत में आपको दिखता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। और खुद चूंकि ये रिड्यूस हो गया तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, पहले फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड रिएक्शन करेगा, NaOH से सॉल्ट और वाटर जनरेट हो जाएगा। बाकी बैलेंस कर लेंगे। बस समझ में आया मैकेनिज्म क्या है, नहीं समझ में आया रट्टा मार दो, यही करती है कराची। लेकिन मैं समझता हूँ मैकेनिज्म जानना चाहिए रिएक्शन की वजह कैसे हो रहा है। बच्चों को इससे फर्क नहीं पड़ता, बोलता सर याद कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या मसला, बट फ़ायदा नहीं है, समझना ज़रूरी है, ठीक है, कि कैसे हो रहा है रिएक्शन। ये हर चीज़ हमेशा डायरेक्ट ऐसे यूँ करके जोड़ के नहीं बन जाती है, कभी कभार हमें चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि सर ये ONA कैसे आ गया इसके साथ, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन चली है इसके अंदर, ठीक है। अब यही अगर हम कीटोन की बात कर लें, कीटोन ले लेते हैं, फैलिंग भी ले लेते हैं, तो रिएक्शन ये करेगा ही नहीं। तो क्या होगा, नो रेड प्रेसिपिटेट अपीयर। आप जितना भी उसको हीट करते रहो ये ब्लू से इसका कलर चेंज नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, कोई रेड प्रेसिपिटेट अपीयर ही नहीं होगी। तो नेगेटिव टेस्ट आ गया, तो देखा कीटोन ने नेगेटिव टेस्ट दिया, एल्डिहाइड ने पॉजिटिव टेस्ट दिया। तो ये लैब में करते हैं आप लोग इसको, जब आप लोग करोगे कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, जब आप लोगों ना कार्बोहाइड्रेट टेस्ट जब आप लोग करोगे, बायोकेमिकल टेस्ट होता है आपके सेकेंडरी केमिस्ट्री में, जिसमें से आप लोग जो है लाइक कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करते हो, प्रोटीन टेस्ट करते हो, ठीक है, और उसका फैट एंड ऑयल का टेस्ट आप करते हो, लिपिड्स का। उसमें जब आप लोग टेस्ट करते हो कार्बोहाइड्रेट का, तो वहाँ रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का टेस्ट भी आप करते हो, रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो आपके पास एल्डोज शुगर भी हो सकता है और कीटोस भी तो हो सकता है, जिसमें कुटिनी ग्रुप हो, तो अक्सर आपको एल्डोज दिया जाता है। जैसे कि मिसाल ग्लूकोज जब दिया जाएगा ना, तो ग्लूकोज का टेस्ट करने के लिए यही होगा, ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाएंगे, फैलिंग सोल्यूशन डाल के हीट करेंगे, रेड प्रेसिपिटेट आ जाएगा, तो बोलेंगे ग्लूकोज कंफर्म हो गया। यही सक्रोज अगर आपको दिया जाएगा C12H22O11, तो सक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो सक्रोज को जब ये डालकर जब टेस्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर वो कोई रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे। तो कीटोनिक ग्रुप उसके अंदर मौजूद है, तो वो वैसे ही रहेगा। बस समझ में आ रही, ये करोगे प्रैक्टिकल तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि सर वाकई में आप जो बता रहे थे वैसे ही हुआ, ठीक है। कर लिया तो बहुत अच्छी बात है।
असल में करते हुए तो आपको थ्योरी ढूंढना पता होती है, तो जा रहे हैं मिक्स करके फलूदा बना रहे, घर आ जा रहे हैं। उस थ्योरी तो हम क्लास में समझते हैं ना कि हुआ क्या है इसके अंदर, वो थोड़ी ना वहाँ लैब में खड़े होकर बताएंगे आपको, बस ये बन गया ना, कलर आ गया, जाओ हो गया। लेकिन सही, लेकिन नॉलेजेबल देखो वो तो कोई भी कर देगा, रंग मिलाकर फलूदा बनाने को मैट्रिक क्लास के बच्चे भी कर लेगा, ये मिला दो ये मिला दो ये कलर आ जाएगा। एक पढ़ा लिखा बंदे को क्या पता होगा कि ये कलर क्यों आ रहा है, ये प्रेसिपिटेट क्यों, और जर्नल में लिखते हैं भी हम लोग साइड में, लेकिन बस वो देख कर छाप देते यूँ करके, पता नहीं होता ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे ना, तो रीज़न है हर चीज़ के पीछे, सॉल्ट एनालिसिस पूरा इसी वजह से हो रहा है आपका ओवरऑल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फैलिंग, समझ में आ गया, फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट, पहला डिस्टिंग्विश टेस्ट है ये। अब आखिरी बात करेंगे सिल्वर मिरर टेस्ट। ये भी होता है कॉलेजेस में, अक्सर कॉलेज में कराया जाता है, कुछ कॉलेजेस में नहीं कराया जाता, ठीक है। सिल्वरिंग ऑफ मिरर जिसमें हम लोग करते हैं, सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट, अब ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसका टेस्ट तो देख लिया हमने, मैंने ऐसे ही आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा, और रियल में भी ऐसे ही आता है, क्योंकि रियल में भी मैंने किया हुआ है, आपने भी शायद किया होगा, तो ऐसे ही रिजल्ट आता है। तो मैं उसी, अब तो मैं तो टेस्ट ट्यूब नहीं रखा हुआ अपने पास, तो मैं बोर्ड पर बता दे रहा हूँ कि इस तरह से हो रहा है। अब एल्डिहाइड और कीटोन हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। सिल्वर मिरर टेस्ट करने के लिए बेटा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग एक कंपाउंड यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट यूज़ करते हैं, एक साइंटिस्ट था A.H. टोलेन, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, जैसे फैलिंग सोल्यूशन में हमने पढ़ा है कि फैलिंग्स नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, बिल्कुल इसी तरह से बच्चों जो ये टोलेंस रिएजेंट के बारे में, टोलेन नाम के साइंटिस्ट था जो उसने उसको डिस्कवर किया था, टोलेन साइंटिस्ट का नाम है। टोलेंस रिएजेंट क्या है बेटा, टोलेंस रिएजेंट असल में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर देख सकते हो इसके अंदर, मैं आपको दिखा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोबारा से, ठीक है। ये मैं रेड से बनाता हूँ, दिख रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब चूंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आया है, चैप्टर 2 के मुताबिक साबित होता है कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। इसको चाहे तो हम इसका नाम, अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, दिस इज, इस तरह से ना, ये Ag है, उसके बाद ये लिगेंड दिख रहा है आपको, NH3 लिगेंड है ये, ट्वाइस और OH, तो सर नोमेनक्लेचर करेंगे तो डाईअमाइन हो जाएगा, ये लिगेंड का नाम होगा ना डाईअमाइन, डबल M से। उसके बाद Ag सिल्वर होगा, अर्जेंटेट तो नहीं होगा, तो ये कैटाइन है नहीं है, सिल्वर। उसके ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर OH की 1 आ जाएगी, सिल्वर 1, और इन द एंड हम लोग क्या लिख देंगे, दिस इज हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया डाईअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, ये इसका नाम है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं डाईअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, लेकिन शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं उसको, टोलेंस रिएजेंट, जो एक कॉम्प्लेक्स है। ये एक अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन होता है ये, जो हमारे पास टोलेंस रिएजेंट होता है, दिस इज एक्चुअली द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। मतलब जब इसको बनाना होता है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट का एक अमोनिकल सॉल्यूशन हम लोग तैयार करते हैं AgNO3 का। पुरानी बुक में इसके पूरे प्रोडक्शन का मेथड था, नई बुक से हटा दिया गया, तो मैं इसमें नहीं बता रहा आपको कैसे बनाते हैं इसको टोलेंस। पुरानी बुक में हम लोग ये भी समझाते थे बच्चों को बनाया कैसे जाता है, क्योंकि रीज़न पता है क्या है कि टोलेंस रिएजेंट का फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सिल्वर के जो सॉल्ट होते हैं ना, वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं, लाइट के साथ रिएक्टिविटी देते हैं। दैट्स वाई क्या होता है कि सिल्वर के जितने भी कंपाउंड हैं उनका फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिल्वर का कंपाउंड 3 से 6 महीने तक लैब में पड़ा रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, वो कभी भी आपको टेस्ट नहीं देगा। सिल्वर नाइट्रेट के साथ जैसे बहुत बड़ा मसला आता है कि सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना हैलाइड्स की प्रेसिपिटेशन के लिए, तो अगर सिल्वर नाइट्रेट अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड है आपके पास रखा हुआ, तो वो आपको प्रेसिपिटेशन करके देगा। क्लोराइड में वाइट पीपीटी, ब्रोमीन में बर्टी वाइट पीपीटी, और आयोडीन में एकदम डार्क येलो पीपीटी। बट अक्सर ऐसा नहीं होता कॉलेज के अंदर जब आप डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि वो पुराना होता है। सिल्वर के हमेशा जो भी कंपाउंड्स हैं उनको फ्रेशली इस्तेमाल करना चाहिए, ये रूल है लैब का, इसलिए उसको फ्रेशली प्रिपेयर करना होता है। साथ साथ प्रिपेयर करें और साथ साथ टेस्ट करें। अगर 6 महीने साल से पुराना पड़ा हुआ अगर केमिकल मौजूद है आपकी लैब के अंदर, तो फिर आप कभी भी आपको पॉजिटिव टेस्ट इसका नहीं मिलेगा, आप कुछ भी कर लो। तो ये एक बड़ा मसला होता है, दैट्स उसको फ्रेशली हम लोग बनाते हैं जब बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं। तो ये एक हमारे पास एक अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का। इसका फॉर्मूला हमारे पास ही होता है डाईअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला किसका है, टोलेंस रिएजेंट का, कॉम्प्लेक्स है। बात समझ में आ गई? सेम वही चीज़ एल्डिहाइड इसका पॉजिटिव टेस्ट देगा, कीटोन इसका नेगेटिव टेस्ट देगा। इसमें हमारे पास सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन हो जाएगी। मिरर तो पता है, मिरर आईना को हम लोग कहते हैं ना, आईना जो होता है वो मिरर है। एक तो ग्लास होती है, शीशा जिसको कहते हैं। ग्लास के एक साइड पे आप कोटिंग कर दें तो ये हमारा कहलाता है दिस इज कॉल्ड मिरर।
आईना। तो शुरू के ज़माने में तो मिरर होता ही नहीं था, आईना होता ही नहीं था, तो लाइक वो जो अक्स देखा करते थे ना पानी में अक्स, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो है ना वो नहीं होता था, ये आईना नहीं होता था। तो जो आईना देखने की दुआ आप लोग पढ़ते हैं ना, तो वो असल में अक्स देखने की दुआ है जो नबी पाक पानी में देखा करते थे, और सहाबी भी पानी में देखा करते थे तसले में पानी जमा करके। लेकिन चूँकि आईना उस वक्त ईजाद ही नहीं हुआ था, आईना ईजाद किया सबसे पहले जाबिर बिन हयान ने अमलगमेशन प्रोसेस के थ्रू, मरकरी की प्लेटिंग करके उसके ऊपर, बट वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता था अमलगमेशन का प्रोसेस आईना बनाने के लिए। तो बाद में जाकर लाइबी के एक साइंटिस्ट थे, पुरानी बुक में ये सारी चीज़ें थी, न्यू बुक में ख़त्म हो गई, कि लाइबी के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया कि आईने को बनाने का तरीका बताया इस प्रोसेस से। तो ये जो प्रोसेस है सिल्वरिंग, मतलब आईने के एक तरफ, मतलब शीशे के एक तरफ सिल्वरिंग कर देते हैं ना, तो क्या होता है कि वो एक तरफ से रिफ्लेक्टिंग हो जाता है, तो फिर हम उसमें अपनी शक्ल सूरत देख पाते हैं। तो वो कैसे होता है? तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें हम लोग मिरर की फॉर्मेशन करेंगे। अभी उसके अंदर एल्डिहाइड, इसके अंदर जो सोल्यूशन डाला होगा ना, तो वो कैसा होगा, वो पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, और रिएक्शन के एंड में आपको आप ना उस टेस्ट ट्यूब पे आप अपनी शक्ल देख सकोगे, क्योंकि उसमें सिल्वरिंग होगी क्योंकि बैक साइड पे, तो आईने जैसा लग रहा होगा, और आपको अपनी फेस उस टेस्ट ट्यूब के अंदर दिखाई दे रही होगी, ऐसा चूँकि रिफ्लेक्ट कर रहा होगा वो पूरी तरह से। अब वो क्योंकि सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा उसके अंदर, अब कैसे होगा इस चीज़ को समझना है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म, जो मेन केमिस्ट्री की रूह होती है कि मैकेनिज्म कैसे होता है रिएक्शन का, ये कहानियाँ नहीं है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री रिएक्शंस का नाम है, उसी पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं लोग। और अक्सर बच्चे कहानी किस्से में टाइम निकाल लेते हैं पूरा साल अपना, तो इस वजह से उनको पेपर में नंबर ही नहीं आते। रिएक्शंस में टाइम निकालना चाहिए हमें अपना। तो ये हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और इसके साथ रिएक्शन किया टोलेंस रिएजेंट का, और हीट कर दिया। मतलब इस दोनों के अंदर हमने क्या किया बेटा, एक एल्डिहाइड एक में कीटोन है, तो भले आप इसमें ग्लूकोज भी डाल सकते हैं, ग्लूकोज खुद एक एल्डिहाइड कंपाउंड ही होता है, एल्डोज होता है, वो पढ़ा था हमने, एल्डोज होता है। तो उसके अंदर भी हमने टोलेंस रिएजेंट डाल दिया, और इसके अंदर भी हमने टोलेंस रिएजेंट डाल दिया। दोनों में टोलेंस रिएजेंट डाल के हमने क्या कर दिया, इसको भी सेम यही काम करना है, टोलेंस रिएजेंट डाल के हम इसको हीट कर देंगे, इसको भी हीट कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, थोड़ी देर में इसके चारों तरफ जो है ना एक सिल्वर मेटल, इसके वॉल के चारों तरफ सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। इसी वजह से क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हीट करने के बाद आपको अपनी शक्ल इस पर दिखाई दे रही होगी, इसके वॉल्स पर, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा होगा वो चीज़ों को। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे जितना भी हीट कर लो। अब ऐसा क्यों होगा, मतलब कहने का मकसद है कि सर इसका पॉजिटिव टेस्ट आ गया और इसका नेगेटिव टेस्ट आ गया, इसमें सिल्वरिंग हो गई, सिल्वर मिरर फॉर्म हो गया, इसमें सिल्वर मिरर नहीं बना। ये सब बातें आसान है, मुश्किल बात क्या होगी कि रिएक्शन कैसे हुआ। सर ये आपने रिएक्शन लिखा कैसे इतना बड़ा, ये और यही बच्चे इसी को नहीं लिख पाते हैं, बाकी कहानियाँ सबको पता होती है मेरी, सर क्या बता रहे क्लास में, और पेपर में यही लिखने के लिए आएगा, बोलेगा सारी कहानी नहीं सुना बेटा ये लिखो। अब बच्चा टेंशन में, अब क्या लिखें भाई, अरे बात तो यही तो लिखना है, और क्या लिख रहा है। टेस्ट में लेता तो यही पूछता हूँ ना आपसे, कहानी पूछता हूँ आपसे, रिएक्शन लिखो और बस खत्म करो, घर जाओ टेस्ट देके, यही होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट में। तो मीथानॉल, अब चूंकि ये मुश्किल रिएक्शन था, फटाक फटाक करके खत्म कर दिया उसको। अब थोड़ा मुश्किल रिएक्शन में टाइम आराम आराम से मैं बताता हूँ, ताकि माइंड बने आपका उसके अंदर, रटने से बेहतर है समझ लिया जाए। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये टोलेंस रिएजेंट है, सेम रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर चलने वाला है। रिडॉक्स रिएक्शन किससे कहते हैं बेटा, एक तरफ रिडक्शन होती है, एक तरफ ऑक्सीडेशन होती है, सही है बेटा। सुनो, सिल्वर मिरर यहाँ पर है, सिल्वर की वैलेंसी यहाँ पर +1 है, बता दिया यहाँ पर सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, तो 1 आ रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर इसका। अब अगर इसको सिल्वर मेटल में कन्वर्ट, +1 से क्या हो सकता है ये, तो बेटा हमें जो सिल्वर मिरर बनाना है, तो आपको पता है फ्री स्टेट में जब कोई भी एलिमेंट होता है फ्री स्टेट में अलग थलग, तो क्या होता है, जीरो होता है, वो अलग है ना बिल्कुल। ये फ्री स्टेट में जब कोई भी एलिमेंट होता है वो जीरो पे होता है। ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन नंबर में फर्स्ट ईयर में चैप्टर जो पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर, तो वहाँ क्या लिखा था, अकेला कोई एलिमेंट होगा तो जीरो ऑक्सीडेशन नंबर उसकी होगी ओवरऑल, जैसे सोडियम की जीरो, ब्रोमीन की जीरो, क्लोरीन की जीरो, तो अलग से। और यहाँ इसके साथ मिला हुआ है तो +1 है, चूँकि -1 इसका हो गया तो +1 इसका हो गया, इसका तो जीरो। तो अब ये सिल्वर +1 से 0 में जाकर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये देखा जाए तो टोलेंस रिएजेंट पूरा का पूरा हमारे पास क्या रिड्यूस हो रहा है, +1 से 0 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है ना बेटा, चार्ज कम हो रहा है, तो खुद क्या हो रहा है, ये हमारा रिड्यूस हो जा रहा है। अब जो खुद रिड्यूस होगा तो इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और सेम यही ऑक्सीडेशन होने वाली है। सबसे पहले ये ऑक्सीडाइज होगा, बनेगा फॉर्मिक एसिड बनेगा। अब ये फॉर्मिक एसिड बनने के बाद ये इस अमोनिया से, फॉर्मिक एसिड खुद एसिड है, और क्या अमोनिया बेस होता है जो इसके अंदर मौजूद है,
और एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके जब ये रिएक्शन करेगा ना अमोनिया के साथ, तो पहले फॉर्मिक एसिड बनेगा और H निकल कर इसकी जगह पर अमोनिया माइन जाकर अटैच कर जाएगा NH4, तो एक सॉल्ट बन जाएगा ये। दिस इज अमोनियम फॉर्मेट। समझ में आएगी कैसे बना? डायरेक्ट सर ये फॉर्मिक एसिड क्यों नहीं बना? बच्चे सवाल करते हैं सर अगर ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इसको तो फॉर्मिक एसिड बनना चाहिए था, आपने अमोनियम फॉर्मेट क्यों लिख दिया? NH4 कहाँ से लग गया यहाँ पर? तो ये इसका बेस है ना, तो बेस ने फॉरन से एसिड पे अटैक किया, तो मैकेनिज्म नहीं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैकेनिज्म दिमाग में कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। तो उसने बेस ने एसिड ने बेस से रिएक्शन किया अमोनिया से और H, और यहाँ पर क्या हो गया कि फॉर्मिक एसिड के साथ हमारे H की जगह अमोनिया माइन आ गया, अमोनियम फॉर्मेट बन गया। एक अमोनिया ने किया ना, तो दूसरा एक अमोनिया क्या हो गया? अलग हो गया। अमोनिया गैस उड़ जाएगी, ये तो गैस है, तो यहाँ से उड़ गई। OH जो हमारे पास था हाइड्रोक्साइड, ये वाटर की सूरत में लिबरेट हो गया, और सिल्वर तो शुरू में रिड्यूस हो गया था। तो ये चार चीज़ें अलग अलग हमारे पास आ गई। फिर से बता रहा हूँ कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम एल्डिहाइड डालते हैं और टोलेंस एजेंट डाल के हीट करते हैं तो क्यों सिल्वर मिरर बनता है? क्योंकि सबसे पहले सिल्वर यहाँ पर रिड्यूस होके सिल्वर मेटल बन जाता है, फिर ये ऑक्सीडाइज होता है, फॉर्मिक एसिड बनता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड अमोनिया से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है अमोनियम फॉर्मेट। एक अमोनिया ऐसे रिएक्शन कर जाता है फॉर्मिक एसिड से, और एक अमोनिया अलग हो जाता है, OH जो है वाटर की सूरत में लिबरेट हो जाता है, बाकी एंड में बैलेंस कर लेता है। समझ में आ गया? सारे प्रोडक्ट ये चारों प्रोडक्ट किस तरह से आ रहे हैं। तो ये डायरेक्ट इतना अच्छा रिएक्शन है कि इधर जोड़ो उधर जोड़ो ऐसे नहीं बनेगा। ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये थोड़ा लंबे होते हैं, उसके अंदर ना रिडक्शन ऑक्सीडेशन चल रही होती है, तो ये वाली बात होती है। तो लेकिन इन द एंड क्या होगा फाइनली कि चारों तरफ सिल्वर मेटल जो है ना, ये सिल्वर मेटल ये डिपॉजिट हो जाएगा चारों तरफ, टेस्ट ट्यूब के चिपक जाएगा, और आप उसमें अपनी शक्ल देख पाएंगे उसके अंदर। क्योंकि सिल्वर जो टोलेंस एजेंट का सिल्वर था वो रिड्यूस होकर एलिमेंटल स्टेट में आके वो चारों तरफ जम गया। ये जो सिल्वर था ये कंपाउंड की स्टेट में था। कंपाउंड स्टेट में जब सिल्वर हो तो उसके नेचर अलग होते हैं ना भाई। सिल्वर नाइट्रेट है, इस्तेमाल किया है ना, सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल किया AgNO3, तो क्या उसके अंदर चांदी उसके अंदर से निकलता, चांदी घुला होता है उसके अंदर, क्या फिल्टर करके चांदी अलग करके बेच दो जाके, पैसा ही पैसा होगा। सिल्वर नाइट्रेट है ना भाई, सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर अलग कर दो, चांदी तो महंगा है, क्योंकि वो कंपाउंड है बेटा, वो सिल्वर वहाँ पर आयनिक स्टेट में मौजूद है। और ये जो सिल्वर है ये मेटालिक सिल्वर है जो अलग हो गया है, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे सोडियम जो नमक में है वो एलिमेंटल सोडियम नहीं है, एलिमेंटल सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, पानी में डालो ब्लास्ट कर जाता है, ऐसे ही है ना। लेकिन NaCl का सोडियम वो Na+1 है, वो Na0 नहीं है। इतनी तो केमिस्ट्री आती है सबको, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंपाउंड स्टेट से फ्री स्टेट पे आ गया हमारे पास ये, तो ये चारों तरफ जाकर जम गया। और सेम यही अगर हम कीटोन के लिहाज से बात करेंगे तो कीटोन लेस रिएक्टिव होता है। कीटोन में टोलेंस एजेंट डालेंगे और जाकर उसको हीट करेंगे तो क्या कोई रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन हैपेंस, नो सिल्वर मिरर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सोल्यूशन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कोई सिल्वर मिरर आप इसको 5-10 मिनट तक भी हीट करते रहो, कोई भी सिल्वर मिरर इसके अंदर नहीं आएगा। तो बेटा ये दो तरीके होते हैं टेस्ट करने के। आपको दो टेस्ट ट्यूब दिया जाए, एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन, और आपसे कहा जाए बेटा पहचान लगाना है किस में एल्डिहाइड किस में कीटोन है, तो आप या तो उसके अंदर फैलिंग सोल्यूशन डाल के हीट कर दो, एल्डिहाइड होगा तो रेडिश पीपीटी आ जाएगी, या तो आप उसके अंदर टोलेंस एजेंट डाल के हीट कर दो, अगर एल्डिहाइड होगा तो क्या होगा, चारों तरफ सिल्वरिंग हो जाएगी। बस मैं सबको डिस्टिंग्विश इन दोनों के बीच में डिटेल में, दैट्स इट। ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया, चैप्टर 8 एल्डिहाइड्स एंड